देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं एक कैमरामैन का काम करता हूँ। आज की घटना मेरे साथ करीब 7 साल पहले हुई थी। इस घटना को बीते आज काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी उस दिन की एक खौफनाक याद मेरे दिल में बसी हुई है। मैं आज भी इस घटना को याद करने के बाद बुरी तरह सहम जाता हूँ। आखिर क्या हुआ था मेरे साथ और कौन सा था वो खौफनाक कड़वा सच जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। तो आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। कहते हैं कि अंधेरी रात में हमें कभी भी रात में अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। वीरान स्थान में अंधेरी रात को बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है। मैंने हमेशा से फोटोशॉप का काम दिन में ही किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग बड़ा ही खूंखार होता है। तो एक दिन जब मेरा पालक गांव के एक लड़के से पड़ा तो वो लड़का मुझे अपने साथ फोटोशूट के लिए लेकर जाने वाला था। उसने कल रात तकरीबन 7 बजे कैमरा लेकर गांव के बस स्टैंड पर आने को कहा और मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं दूसरे ही दिन अपना कैमरा लेकर बस स्टैंड के लिए निकल गया। 7 बजे ही बड़ी ठंड हो चुकी थी। वो बाइक लेकर मेरे पास पहुंच गया। फिर उसके बाद मैं और नीरज हम दोनों फोटो शूट के लिए वहां से निकलने लगे। तभी नीरज ने बताया कि उसका एक दोस्त भी हमारे साथ चलने वाला है। और इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे तो कैमरे को यूज करने पर हर घंटे का किराया ही लेना था। कुछ देर के बाद नीरज का दोस्त भी हमारे पास पहुंच गया और उसके वहां पर पहुंचते ही हम सभी तुरंत ही निकल पड़े। सभी का मत था कि हम सभी पहले गांव के बाहर पड़ने वाले उस पार्क में फ़ोटो क्लिक करवाएंगे जहां लाइट्स की भरमार है, और बाद में हम तीनों वहीं पर फ़ोटो क्लिक करने में जुट गए। मैं फ़ोटो क्लिक ही कर रहा था तो वो दोनों दोस्त अलग अलग पोज देकर अपने एंजॉयमेंट को बयां कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद जब हम तीनों दोस्त उस पार्क में फ़ोटो क्लिक करते करते काफ़ी बोर हो चुके थे, तो हमें लगने लगा कि किसी दूसरे स्थान पर जाकर तस्वीरें क्लिक करनी चाहिए। और उसके बाद क्या था, नीरज अपनी बाइक पर बैठ गया और हमें अलग अलग स्थान दिखाने लगा जहां हमें फ़ोटो क्लिक करनी थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि नीरज का दिमाग बड़ा ही शैतानी था। कुछ देर के बाद नीरज हमें एक ऐसा स्थान पर लेकर गया जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। मैंने नीरज से कहा, भाई हम यहाँ पर फ़ोटो कैसे क्लिक करेंगे? तो नीरज ने बताया कि इस सुनसान पड़ी जगह पर हम फ़ोटो क्लिक करने नहीं बल्कि घूमने आए हैं, और असल में इस जगह का नाम एक कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान का नाम सुनते ही मेरे रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। मगर उन दोनों के सामने इस तरह का खौफ खाना भी किसी बेइज्जती से कम नहीं था, जिस वजह से मैं सीना ताने सबसे पहले उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। नीरज को तो यही लग रहा था कि मुझे कब्रिस्तान जैसे इलाके से कोई डर वर नहीं लगता, जिस कारण मैं इस तरह आगे चल रहा हूँ। लेकिन उसका ये वहम बस कुछ ही पलों में दूर भी होने वाला था। पता नहीं मुझे उस कब्रिस्तान में ऐसी कौन सी आवाज़ सुनाई दी कि मैं धूम दबाते हुए वापस उस कब्रिस्तान से बाहर भागने लगा। और ये दृश्य देखकर नीरज की हंसी छूट गई। उसके बाद वो दोनों दोस्त मुझे डरपोक कहकर पुकारने लगे, और मुझे भी इसी चीज़ का डर था कि कहीं इनको भी पता ना चल जाए कि भूतों से सबसे ज़्यादा डर मुझे ही लगता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अच्छी बात तो ये थी कि उस कब्रिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जो लोगों के मुताबिक बताया जाता है। मैंने सुना था कि कब्रिस्तान के अंदर जिंदा मुर्दे घूमते हैं। मैं अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करता हुआ उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो नीरज और उसका दोस्त एक सिगरेट जलाकर फूंक रहे थे। मैं भी इन चीज़ों के लिए बेताबी रहता था, तो मैंने नीरज के हाथ से सिगरेट ली और मैं भी सिगरेट पीने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आज सिगरेट पीते ही मेरा जी घुटने लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बस मैं कुछ ही देर में उल्टियाँ करने वाला हूँ। लेकिन बाद में मैं थोड़ा थोड़ा वापस से नॉर्मल हुआ और वहीं पर कब्रिस्तान के अंदर पड़े वीरान एरिया के फ़ोटो क्लिक करने लगा। लेकिन इस बार जो मेरे साथ हुआ वो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एहसास से कम नहीं था। जब मैंने अपने कैमरे का लेंस खोला तो मुझे उसके अंदर एक विशाल का सफ़ेद परछाई दिखाई दी, और जब मैंने अपनी आंखों से कैमरा को हटाया तो मुझे वहाँ कोई नज़र ही नहीं आया, जो सच में बड़ी अचंभित बात थी। मैं अपने आप को पसीने में भीगता हुआ देख रहा था और किसी के मेरे कंधे पर हाथ लगाते
मैं जोर से चिल्लाया और वहीं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि नीरज ही था। फिर मैंने नीरज को बताया कि मुझे कैमरे के अंदर एक सफ़ेद चीज़ दिखाई दे रही है। नीरज ने उसी करतूत को दोबारा आजमाया, लेकिन इस बार कैमरे के अंदर हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया और हमें कैमरा एकदम साफ नज़र आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का यकीन तो हो ही चुका था कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। और ये एक कब्रिस्तान भी था जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है। तो ऐसे में इस जगह पर घटना भी एक आम बात थी। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का आभास कर रहा था। तो मेरे अंदर दहशत का फैलना एक आम बात थी। मैं उस कब्रिस्तान से निकलना चाहता था, लेकिन नीरज और उसका दोस्त अभी भी सिगरेट फूंकने में जुटे हुए थे। और इसी तरह सिगरेट फूंकते फूंकते उनको काफ़ी वक्त बीतने लगा, लेकिन वो अभी वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मैं उनके साथ ज़बरदस्ती भी कैसे कर सकता था। वो मेरे ग्राहक जो थे। मैं भी उनके करीब जाकर वहीं पर बैठ गया और चारों तरफ के दृश्य को देखकर अंदर ही अंदर बेचैन होने लगा। पता नहीं कैसा इलाका था वो। इंसान तो छोड़ो, वहाँ पर कोई कुत्ता भी नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने इस कब्रिस्तान में दखल देकर किसी बड़ी गलती को अंजाम दिया है। और उसके बाद नीरज का दोस्त पता नहीं क्यों, लेकिन अपनी जगह से उठता हुआ झाड़ियों की तरफ चल दिया। जब मैंने नीरज को इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि अचानक उसके दोस्त के पेट में गड़बड़ी होने लगी है, जिस कारण वो पानी की बोतल लेकर कब्रिस्तान के बाहर पड़ने वाली झाड़ू की तरफ गया। मुझे तो अभी भी डर लग रहा था कि कहीं इस कब्रिस्तान के अंदर कुछ ऐसा ना हो जो हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां इंसान का मन विचलित होता है तो उस स्थान के ऊपर इंसान को ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मुझे तो उसी वक्त वहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन नीरज के चक्कर में मैं अभी भी उसी कब्रिस्तान के अंदर फंसा हुआ था। अभी भी मेरे ऊपर डर का साया मंडरा रहा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इतने में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने कभी उम्मीद तक नहीं की थी। दरअसल नीरज का दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये हमें मालूम ही नहीं था, पर हम दोनों को इस बात का पता नहीं लग पाया। नीरज भागता हुआ उन झाड़ियों की तरफ चल दिया और मैं भी उसके पीछे पीछे उन कांटेदार झाड़ियों की तरफ गया। तो वहाँ पर नीरज का दोस्त नहीं था, मगर उसी समय मेरा दोस्त नीरज जोर जोर से चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा और वो अपने हाथ का इशारा करते हुए एक पेड़ के ऊपर देखने का इशारा कर रहा था। और फिर मेरी नज़र उस पेड़ के ऊपर गई तो एक पल के लिए मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। नीरज का दोस्त फांसी खाकर लटका हुआ था और उस पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, तो उस पेड़ पर इतनी जल्दी चढ़ पाना कतई आसान नहीं था। फिर वो इतनी जल्दी उस पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ा होगा और उसने सुसाइड क्यों किया होगा, ये सब लगभग असंभव था। हम दोनों तुरंत ही वहाँ से पीछे हटने लगे तो हमें अपने पीछे से एक आवाज़ आई, अबे कहाँ चले गए तुम लोग। और जब हम पीछे मुड़े तो हमने देखा कि नीरज का दोस्त तो उसी स्थान पर सिगरेट फूंक रहा था। और जब हम दोनों ने वापस अपनी नज़रें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो अब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ना ही कोई रस्सी नज़र आ रही थी और ना ही कोई फांसी खाकर लटका हुआ इंसान। एक तरफ जहाँ मैं नीरज के दोस्त को जिंदा देखकर खुशी हो रहा था, तो दूसरी तरफ हमें ये विश्वास भी होने लगा था कि कब्रिस्तान के अंदर बुरी आत्माओं का साया हमारे ऊपर कहर बरपाने में लगी हुई है। जैसे ही हमें नीरज का दोस्त दिखा तो मैं और नीरज जल्दी से भागते उसके दोस्त के पास पहुंचे और उसको घूरने लगे। मगर अभी तक एक अच्छी बात तो ये थी कि उसके शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं था, जिसे देखकर हमें काफ़ी हद तक राहत की सांस मिली। बाद में हम उस कब्रिस्तान से निकलने लगे, लेकिन जैसे हम उस कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे तो नीरज का दोस्त जोर से बोला, अरे भाई मेरा फ़ोन तो उस कब्र के ऊपर ही रह गया है। और ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि इतनी देर से मुझे पता ही नहीं था कि वो दोनों एक कब्र के ऊपर बैठे हुए थे, जिसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। और मुर्दों के सब पर बैठने का अंजाम भी अब हमारी आंखों के सामने जाहिर हो रहा था। अब ऐसा वक्त था जब मेरे अंदर खौफ की कूटनीति पूरी तरीके से भर चुकी थी। मुझे बस किसी तरह इस कब्रिस्तान से
बाहर निकलना था। लेकिन इस कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले मुझे मुख्य द्वार तक पहुंचना था। तभी मैं बिना नीरज को अपने साथ लिए उस कब्रिस्तान से बाहर की तरफ चल दिया। लेकिन दूसरी ओर मेरे अंदर एक बेचैनी भी थी कि कहीं अकेले उस द्वार तक पहुंचते पहुंचते मेरे ऊपर कोई अनजानी शक्ति अटैक ना कर दे। मगर मैं फिर भी पूरी हिम्मत करते हुए उस दरवाजे से बाहर निकलने लगा, जो मौत से बाहर निकलने का दरवाजा भी था। अभी मैंने अपने कदमों को कुछ आगे पटका ही था कि अचानक से मुझे सामने की ओर से एक कब्र के अंदर से एक मुर्दा बाहर निकलता हुआ दिखा। और ये नज़ारा मुझे बैकफुट पर धकेलने के लिए काफ़ी था। तो मैं डर के मारे पीछे हट गया और तुरंत ही अपने दोस्त नीरज के पास पहुंचा। नीरज को मैंने एक बार फिर मेरे साथ हुई इस घटना के बारे में बताया तो नीरज का दोस्त मेरे ऊपर भड़कते हुए बोला, अबे यार ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सब बस बोलने की बातें होती हैं। फिर नीरज का दोस्त हम दोनों से आगे चलने लगा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। नीरज के दोस्त के हाथ में उसका फ़ोन था जिसकी रोशनी उसके कदमों पर पड़ रही थी। उसके आगे का नज़ारा अंधेरे में डूबा हुआ था, चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, या फिर ऐसा कहें कि ज़िंदगी में एक नए मोड़ को जन्म दिया। थोड़ा सा आने के बाद ही हमें एक बुढ़ा नज़र आया जो हमें बिना बोले एक राय देते बोला, बेटा हमें किसी भी उस चीज़ के साथ छिड़कानी नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हम ठीक से जानते नहीं हो। आज की गलती की सज़ा तो तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी, लेकिन जितना जल्दी हो सके इस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाओ, वरना बहुत ही जल्दी मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। और इतना सुनते ही मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जमने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये विश्वास तो हो ही चुका था कि हमें कोई तो दंड जरूर प्राप्त होगा। लेकिन हमारे आगे चल रहा नीरज का दोस्त जल्दी से दुम दबाकर भागता हुआ कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचा। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो उसे उस कब्रिस्तान के आगे एक मनुष्य भेड़िया खड़ा हुआ दिखा, जो आधा शैतान था तो आधा जानवर। हमें समझ आ चुका था कि इस कब्रिस्तान में इसी का खौफ झलकता है, और उस समय हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उस कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकल सके, क्योंकि उस मनुष्य भेड़िया का आतंक अब हमारे शरीर में डर के रूप में बहने लगा। लेकिन जब उस भेड़िए ने अपने कदम हमारी तरफ भी बढ़ाने शुरू कर दिए, तब जाकर ये तय होने लगा कि बस कुछ समय बाद ही हम तीनों की लाश इस कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी। तभी नीरज के साथ उसका दोस्त पीछे की तरफ खिसकते जा रहा था और मैं भी इसी वाक्य को दोहराने लगा। फिर हम सभी लगातार पीछे हटते जा रहे थे और वो भेड़िया हमारी तरफ बढ़ते जा रहा था। बस कुछ ही कदम और पीछे हटे कि तभी उस भेड़िए ने अचानक से हमारे ऊपर एक जोर का वार किया, जिस कारण हम तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। लेकिन हमारे शरीर पर एक भी चोट नहीं आई। पता नहीं उस भेड़िए को एक पल में क्या हुआ कि वो वहां से गायब हो गया। लेकिन हमें वही बुढ़ा शख्स एक बार फिर से दिखाई दिया जो कुछ देर पहले हमें राय दे रहा था। तभी वो आदमी हमारी तरफ अपने हाथ का इशारा करते हुए बोला, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना ये भेड़िया शैतान जल्द ही तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। और इशारा पाते ही हम तीनों तुरंत उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गए और अपनी बाइक पर बैठे और बाइक को फुल स्पीड में भगाते हुए किसी तरह अपने गांव पहुंच गए। और फिर घर पहुंचने के बाद हम तीनों दोस्तों के बीच नोक झोंक होने लगी, क्योंकि नीरज की वजह से हम ऐसी जगह पर फंस चुके थे जहां पर हर कदम मौत का जाल बिछा हुआ था। हमने अपने घर वालों को इस बारे में बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि हमें यह भी डर था कि कहीं इसके बदले में हमें हमारे घर वाले डांट ना सुनाने लगे। लेकिन जब मैंने इस घटना का जिक्र अपने कुछ और दोस्तों से किया तो उन्होंने बताया कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि उस कब्रिस्तान के अंदर एक भेड़िया शैतान रहता है, जिसका आधा शरीर तो किसी भेड़िया जैसा लगता है, तो वहीं उसका आधा शरीर बिल्कुल किसी शैतान के रूप में तब्दील हो जाता है। वो इतना खूंखार है कि उसका राज उस पूरे कब्रिस्तान में चलता है। किस्मत वाले लोग ही उस जगह से अपनी जान बचाकर निकल पाते हैं। फिर जब मैंने उस बूढ़े शख्स के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 3 साल पहले ही उस कब्रिस्तान के अंदर के एक रखवाले की मौत हो गई थी, जिसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी रहती थी। वो लोगों को मारने की बजाय उनकी मदद करता है ताकि उस भयानक और खूंखार भेड़िए के चंगुल से लोग बच सकें। दोस्तों, आज भी हम लोग उस कब्रिस्तान के मृत रखवाले के शुक्रगुजार हैं, जिसकी वजह से हमारी जान बच गई, वरना उस दिन हम लोग
उस भेड़िए का खाना बन चुके होते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।